I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or or for that matter the opposition parties in parliament. मनमोहन का ये आत्मविश्वास एक सेल्फ मेड इंसान का खुद पर भरोसा बयान करता है। हिस्ट्री का फर्स्ट ड्राफ्ट माने जाने वाली पत्रकारिता भले ही मनमोहन सिंह के लिए निर्मम रही, लेकिन इतिहास उनको लेकर उदार होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब बाद में हट गए, हमने जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी। जो आपने बात कही है, लोगों ने बाकी ने भी बात कही है कि उनको लगता था कि जो वर्क उन्होंने किया इस चीज को याद रखेगी कि आज भारतवर्ष जो है वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, पांचवी तो हो ही गया है। तो उसकी फाउंडेशन स्टोन शायद मनमोहन सिंह जी ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के माध्यम से रखी थी। एक साधारण इंसान से एक ए ग्रेड का इकोनॉमिस्ट बनना और फिर प्रधानमंत्री तक का मुकाम, इतिहास में ऐसे सपूतों की मिसाल बहुत कम मिलती है। जो मनमोहन सिंह जी का जो व्यक्तित्व था और उनका जीवन जो था, वो शुरुआती दौर में जब छात्रावस्था में जब थे, वो बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ा उनको। और उन्होंने जो छात्रवृत्तियां जो होती हैं, स्कॉलरशिप जो होती हैं, उसके ज़रिए से ही उन्होंने अपनी जो पूरी शिक्षा प्राप्त की। और अगर वो ऑक्सफोर्ड गए या कैम्ब्रिज गए, वो पूरी तरह से उनकी जो क्वालिफिकेशंस और कैपेबिलिटीज़ जो थी एकेडमिक, उसी के कारण वो जा सके। पर हर समय उनको ये जो अपनी जो बैकग्राउंड जो थी, उसके कारण वो सहमे हुए, थोड़े बहुत लाजुक प्रकृति के भी थे वो। और यही मैं समझता हूँ ये कारण था कि वो जो सारे जो अपने उनकी जो जिंदगी की जो चैलेंज उन्होंने सामना किया, वो चैलेंज को उन्होंने सामना करने में कोई उन्हें दिक्कत ज़्यादा नहीं आई। इंदिरा गांधी का राज हो या फिर पहली गैर कांग्रेसी सरकार, सरदार सब जगह असरदार रहे। थियरी में है, इंडियन इकोनॉमिस्ट में अमर्त्य सेन इज द टॉप, नो डाउट। और जो पॉलिसी मेकिंग में मनमोहन सिंह इज द टॉप, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में अमर्त्य सेन का पॉलिसी मेकिंग में कोई इतना रोल नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत सैकड़े नहीं, कई दहाकों से पॉलिसी प्लानिंग में रहे हैं, रिजर्व बैंक में रहे हैं, प्लानिंग कमीशन में रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में रहे हैं, और प्रोफेसर भी रहे हैं, जगह जगह पर। तो वो इस तरह के इकोनॉमिस्ट थे जो अपनी थ्योरी को अप्लाइड लाइफ में चेंज करना चाहते। ये मेरा सौभाग्य था। मैं उस समय कॉमर्स मिनिस्ट्री में कार्य कर रहा था। जो भूतपूर्व कॉमर्स के मिनिस्टर थे ललित नारायण मिश्रा जी, उनके साथ मैं न्यूयॉर्क गया। एक डॉन अलाइंड समिट पेरू में हो रही थी, उसमें एक भाषण देना था। तो जब हम लोग न्यूयॉर्क पहुँचे तो वहाँ जो हम लोगों के भारत के राजदूत थे लक्ष्मीकांत झा जी, उन्होंने मिश्रा जी ने उनसे विचार विमर्श किया और कहा कि कौन ऐसा अर्थशास्त्री है जो मैं भाषण दे रहा हूँ उसमें और परिवर्तन कर और उस आगे के दृष्टिकोण में वो भाषण बनाए। तो उस समय लक्ष्मीकांत झा जी ने कहा कि एक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, वो यूएनडीपी में कार्य करते हैं, वह बहुत अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो मेरी प्रथम मुलाकात हुई उनसे यूएनडीपी के ऑफिस में। कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, भाषण भी हो गया, भाषण बहुत अच्छा रहा। मिनिस्टर साहब वापस आ गए, एल एन मिश्रा साहब। तो दिल्ली आए तो पता चला कि जो कल्याण गोविंद वैद्या उस समय इकोनॉमिक एडवाइज़र थे कॉमर्स मिनिस्ट्री के, वह कॉमर्स मिनिस्ट्री छोड़ करके कहीं और उन्होंने आईएमएफ में एक स्थान ग्रहण कर लिया। तो ये पद रिक्त हो गया। उस समय एल एन मिश्रा जी ने हमसे कहा कि वो कौन अर्थशास्त्री थे जो न्यूयॉर्क में हमसे मिले थे और क्यों नहीं उन्हीं को लाया जाए। मैंने बताया कि उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था। कहे कि बहुत अच्छा। उन्होंने उस समय भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव थे, इंदिरा गांधी जी के प्रधान सचिव पीएन हक्सर साहब,
उन्होंने उससे बात किया। हक्सर साहब ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप प्रोफेसर पी.एन. धर साहब से बात कर लें। फिर एल.एन. मिश्रा जी ने पी.एन. धर से बात किया, वह भी इस बात से समर्थक हुए कि आप मनमोहन सिंह जी को इस स्थान पर लाएं। लेकिन सबसे फाइनेस्ट मोमेंट आया 1991 में। देश मुश्किलों के तूफान में फंस गया था। कर्ज के संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत से देश के भविष्य पर भरोसा डगमगाने लगा था। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के एक फोन कॉल और मनमोहन के मास्टर स्ट्रोक ने देश की तकदीर बदल दी। Narasimha Rao ji said, "No, you go and get dressed up and come for the swearing-in ceremony." So that's how I became the finance minister. People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बने वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे फाइनेंस मिनिस्टर की नरसिम्हा राव की। मैं उसमें इंडियन नेशनल का एडिटर था, मैं उनसे मिलने गया था, तो किसी से बात कर रहे थे उस वक्त कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहिए। आई.जी. पटेल उस वक्त लंदन से इकोनॉमिक्स से हुआ करते थे। नरसिम्हा राव की पहली चॉइस जो थी आई.जी. पटेल थे। आई.जी. पटेल ने रिकमेंड किया कि आप मनमोहन सिंह जी को रखिए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं, हालांकि वो लेफ्ट के थे, लिबरल इकोनॉमिस्ट थे, जहाँ यूनियनों में काम करते थे वहां पर उनका सोचना अलग था। परंतु आई.जी. पटेल ने गारंटी दी थी नरसिम्हा राव के कि आपकी जो भी पॉलिसी होगी उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उन्होंने करके दिखाया। नरसिम्हा राव जी ने उनको गाइडेंस दी कि हमने इकोनॉमी को खोलना है। क्रेडिट नरसिम्हा राव को जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसा फाइनेंस चुना। जो गिरावट आई 1991 में, आर्थिक गिरावट आई, उस समय में पीवी नरसिम्हा राव जी ऐसे व्यक्ति के खोज में थे जिन्हें और जिनकी क्षमता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उनका कोई पकड़ हो, उनका कोई स्थान हो। तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, IMF, वर्ल्ड बैंक, जहाँ जहाँ और जहाँ जहाँ जिस दृष्टिकोण से हमें आवश्यकता थी, वहाँ सभी जगह इनके बारे में और इनके आर्थिक क्षमता के बारे में बहुत बहुत ख्याति बढ़ चुकी थी। तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी ने इन्हें वित्त मंत्री के रूप में आमंत्रित कर वित्त मंत्री बनाया। यह आवश्यक था अपने को डेट डिफ़ॉल्ट से बचाना, यह आवश्यक था भारत की गरिमा के लिए, यह आवश्यक था कि हम उन राज्यों में नहीं आ जाएं जो अपना ऋण नहीं चुका सकता है। इन नाजुक परिस्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पद ग्रहण किया वित्त मंत्री के रूप में, और इन्होंने ऐसी क्षमता दिखाई, इनके क्षमता के कारण भारत अपनी मर्यादा को पर्याप्त रखा। भारत की मर्यादा कभी नहीं गिरी। आज तक आर्थिक इतिहास में भारत उन देशों में है जिन्होंने अपने जो भी ऋण हों समय पर वो ऋण चुकाया है, डेट डिफ़ॉल्टर के रूप में कभी नहीं बने। इसमें उनका बहुत बड़ा एक योगदान था। और व्यक्तिगत रूप से जो नेगोशिएशन चल रही थी, उस नेगोशिएशन में उन्होंने बहुत लीडरशिप दिखाई। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। जो हम लोग नेगोशिएटिंग टीम थी उस समय, आश्चर्य थे कि कितना इनमें क्षमता थी, डिटर्मिनेशन थी कि कुछ भी हो जाए ये नेगोशिएशन सक्सीड करेगा। सक्सीड कराया। India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, I have come to the end of my labor. Tonight, I feel like going to the theatre. Let the assassins be informed. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बरसों की बंदिशें टूटी, देश लाइसेंस और परमिट राज के पिंजड़े से आजाद हुआ। भारत के ग्रेट मिडिल क्लास की स्टोरी को नए पंख लगे। इस रूप से वो मिडिल क्लास जो एक जुड़ा नहीं हुआ था,
उन्होंने मिडिल क्लास को इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम से जोड़ा। ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान था कि मिडिल क्लास अब भागीदारी हो गई उनकी भारत के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से। मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट, उदारीकरण के जनक पर सवाल भी कम नहीं उठे। टेम्पल ऑफ नेहरू से देश को दूसरी दिशा में मोड़ने के सवाल उठे। समय कम था, उस ऋण की आवश्यकता थी, तुरंत राजी हो गए कि चलो शंकरानंद जी पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, मैं उनके पास चलता हूँ। वहाँ गए, शंकराचार्य जी ने इन्हें बताया कि आप क्या बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह, ये भारत के नए मंदिर हैं, आप इसको डिसमेंटल करना चाहते हैं। तो बहुत कठिनाई हुई उनको किसी तरह राजी करने के लिए, कम से कम विचार करें। जब हम रास्ते में आने लगे तो मैंने अपनी कुछ डिसअपॉइंटमेंट उनको दिखाई। डिसअपॉइंटमेंट पे देखते हुए उन्होंने कहा डिसअपॉइंटमेंट और उदासीनता मत रखो, ये लंबी कहानी है, और इस लंबी कहानी में परिवर्तन हो जाए, तुरंत परिवर्तन हो जाए, आवश्यक है थोड़ा पेशेंस और थोड़ी चतुराई से इसके ऊपर संभव किया जाए। मनमोहन सिंह ने IMF एंड वर्ल्ड बैंक पॉलिसी में चेंजेस भी लाई, और उनका इंटेलेक्चुअल कैलिबर इतना था कि वो कर सकते थे। बाकी किसी देश के कंट्री की एग्जांपल नहीं है कि IMF वर्ल्ड बैंक ने अलाउ किया हो। ग्लोबली कोई एग्जांपल नहीं है कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने कहा हो कि आपने लोन लेना है तो आप ये हमारी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करो। वो उनका एक पैकेज है, वो अडॉप्ट करते हैं। जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक में बैठते हैं इकोनॉमिस्ट, वो भी मानते हैं उनकी धान को कि ये शायद हमसे ऊपर ही हैं। फिर 2004 का सरप्राइज आया। शाइनिंग इंडिया का गुब्बारा फूट गया। आम आदमी देश की सियासी और आर्थिक केंद्र में आ गया। एक बार फिर से मनमोहन का टाइम आया। सबसे सरप्राइज चेहरा बनकर उभरे और देश के सबसे महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी आई। प्रधानमंत्री बनने के एक हफ्ते के बाद, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मेरे को सबसे पहले अपॉइंटमेंट मिली थी। उनके साथ उन्होंने मेरे को ब्रेकफास्ट पे बुलाया था। मैंने ये सवाल जो आपने पूछा, कहते कि मेरे लिए लॉटरी नहीं है, ये मेरे लिए ड्यूटी है। लॉटरी क्या, उन्होंने बता दिया, काम दे दिया। उनका देखा होगा पहनने के कपड़े भी, वो काली एक जैकेट पहनते थे, नवी जैकेट, सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे, काली या नीली, तीसरे रंग की कभी देखा नहीं हुआ आपने। उनकी मारुति गाड़ी बाहर खड़ी रहती थी, तो उनको कोई फर्क नहीं। जब बंद गले का कोट भी पहनते थे, वो भी अपने काला और ग्रे देखा होगा। तो अपने रहन सहन के अंदर उनको प्राइम मिनिस्टर बन के एक ड्यूटी को मान कर चलते थे। वो ये नहीं मानते कि मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मेरे लिए कोई लॉटरी खुल गई है। अब भी देखिए, कोई उनके पास एसेट ज्यादा नहीं है। तो मैं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एक चैलेंज माना, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी, ना कि पद माना। तो जो डिफरेंस होता है कि आप चेयर पे बैठ गए, तो प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर की चेयर के तहत जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कांटों भरा ताज था। अपनी सादगी और खामोशी से वो काम करते गए। प्राइम मिनिस्टर 2004 से लेकर 2002 तक, 2004 से 2009 तक जो काम किया, पहले कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी कोalition में, क्योंकि बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी। तो उसके अंदर जीत के आके मनमोहन सिंह ने अच्छे काम किए, मिडिल क्लास का क्रिएशन किया, मिडिल क्लास के हाथ में पैसे आए, वहां पर मिडिल क्लास की संख्या बढ़ी, 150 मिलियन मिडिल क्लास खड़ी होगी। तो 2009 का जो चुनाव जीता गया था, 206 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, उसके लिए मनमोहन सिंह का काम ही रिस्पॉन्सिबल था। मनमोहन सिंह अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर सकते थे। उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से कांग्रेस पार्टी दोबारा में पावर में आई। परंतु 2009-2014 से लेकर के मनमोहन सिंह ने प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को उन्होंने यूज नहीं किया। 2008 की आर्थिक मंदी आई, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते मुस्कुराते इस मुश्किल का सामना किया और मंदी की चुनौतियों से लड़ने वाले नेता के तौर पर मिसाल बन गए। जो ओबामा है या टोनी ब्लेयर है, उनको भी इन्होंने ये बात समझाई कि वी कांट डिपेंड अपॉन द मार्केट एज येट, कि स्टेट को डिपेंड करना पड़ेगा, बैंक्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और स्टेट को इंटरवीन, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है आगे आएगी। इसीलिए वो लोग मानते थे कि मनमोहन सिंह इज द वाइजेस्ट मैन, क्योंकि
जो ओबामा हैं या टोनी ब्लेयर हैं, उनको इकोनॉमिक्स की इतनी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इनकी जो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है, उनका कोई एक भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो उनके मैच करता हो इन टर्म्स ऑफ ग्रास्प ऑफ इकोनॉमिक्स। और उस वक्त ग्रास्प ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी था, और इसीलिए वो मानते थे कि ऐसा लीडर है जो वो ऐसा नहीं है। और ये जो जब हम कुछ समय के बाद याद करेंगे, हिंदुस्तानी लोग जो क्रिटिसाइज भी करते हैं उनको, कि एक ही पीरियड आया था इंडिया की हिस्ट्री में जब दुनिया के लीडर एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आपसे भी ऊपर मानते थे, वो ये था पीरियड। नेहरू को भी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, पर नेहरू आल्सो डिड नॉट रीच दोज हाइट्स। उस वक्त माओ जेतुंग भी था और भी थे, एंड बट मनमोहन सिंह रीच दैट स्टेज। विश्व में जो लोग देखते हैं कि हु आर द ग्रेट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने उस पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो रफ्तार थी भारत का, जो जिस तरह रूप से चल रहा था, उसमें निश्चित मोड़ लाया। लेकिन सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। महंगाई सुरसा की तरह बढ़ी तो इसका सबसे ज्यादा ठीकरा उन पर ही फूटा। बराबर कहते थे कि मत भूलो कि भारत में इन्फ्लेशन टॉलरेंस की थ्रेशहोल्ड बहुत कम है। लोगों में इतनी गरीबी है, उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी कम है, इन्फ्लेशन एक आम आदमी, विशेषकर जो गरीब हैं, उसका सीधा असर उनके ऊपर पड़ता है। विशेषकर जब पॉवर्टी के दृष्टिकोण से जो नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन उनकी संख्या हो, तो वो कहते थे कि ये मान के चलो कि इन्फ्लेशन का थ्रेशहोल्ड, टॉलरेंस थ्रेशहोल्ड इस कंट्री में बहुत कम है। इस दृष्टिकोण से नियंत्रण पाने के लिए 3 कदम उठाए। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग, ताकि इन्फ्लेशन के ऊपर नियंत्रण हो। दूसरा जो फिस्कल पॉलिसी है, उस फिस्कल पॉलिसी के ऊपर जो सरकार का जो व्यय है, उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए। और सबसे जो तीसरा था कि जो वृद्धि हो, जो जीडीपी की ग्रोथ हो, उसमें कैसे वृद्धि आ सके। तो इन तीनों का समन्वय, डिमांड और सप्लाई साइड दोनों के मैनेज करने के लिए जो उन्होंने समन्वय लाया, उससे इन्फ्लेशन के ऊपर भी हम लोग नियंत्रण पा सके। सुरक्षा के सवाल पर वो घिरे। 26/11 हुआ तो देश का गुस्सा उफान पर था। मनमोहन सिंह को वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर बता दिया गया। मनमोहन के लिए मुश्किल वक्त तब आया जब अपनों ने भी सवाल किए। राहुल गांधी ने अपनी हरकत से सरदार को शर्मसार किया। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. राहुल गांधी ने आपका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पहली बार 2004 के अंदर नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर था। मेरे को सोनिया गांधी जी ने बनाया, मैं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बिल्कुल नहीं था। पहली बार नरसिम्हा राव ने बनाया, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन नहीं सकता था। तो मैं अपने दम पर, अपने पॉलिटिकल इलेक्टोरल की वजह से नहीं बना, परंतु मेरे अंदर जो खूबियां उनको लगी है, मैं उसकी वजह से बना हूँ। अगर सोनिया गांधी की पार्टी जीती है सरकार, तो उन्होंने मेरे प्रधानमंत्री बनता है, तो उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना मेरा राइट बनता है। मैं अपने विचार रखता हूँ और कई बार मेरे विचार मानती हैं, बहुत बार मानती हैं। जब तक उनका है, पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो पार्टी के प्रति कटिबद्ध हूँ, उनकी बात को मान करके चलूंगा। तो बड़े डिसिप्लिन आदमी थे। कई बार उन्हें हर्षद मेहता के टाइम भी आपने देखा होगा, उनके ऊपर अटैक पर्सनल कभी नहीं किसी ने किया। आज तक किसी ने नहीं कहा कि मनमोहन सिंह के ऊपर कोई दाग लगा है किसी किस्म का। इसलिए मैं कहूंगा कि बात करते थे, परंतु अपनी बात खुल दिल से नहीं कहते। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। उनकी तरफ से लोगों को कहना पड़ता था कि मनमोहन सिंह ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, परंतु मनमोहन सिंह ने अपने आप को कभी भी महसूस नहीं किया कि मेरे को अपनी साइड भी एक्सप्लेन करनी है। 2014 आते आते मनमोहन से भरोसा हटने लगा। पहले अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का गुस्सा मनमोहन पर ही फूटा। मनमोहन पर कई सवाल खड़े हो गए। सवालों का सीधा सामना किया, जो सही लगा बताया, जहां लगा कुछ गलती हुई उसे दुरुस्त भी किया।
मनमोहन सिंह जो थे ना, वो आप कहेंगे कि जो लिबरल होता है आदमी कि वो टॉलरेट करते थे क्रिटिसिज्म को, उनके खिलाफ कोई लिखते थे वो बुरा नहीं मानते थे। मैंने बताया ना, अपना एग्जाम दिया मैंने आपको, उनके खिलाफ मैंने फ्रंट पेज इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी छापी, हालांकि मेरे टीचर थे, वो कभी बुरा नहीं मानते थे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का रेस्पेक्ट बहुत करते थे वो, जितनी भी है। मैंने कहा सबको मिलकर, जैसे न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी, न्यूक्लियर डील के अंदर बीजेपी विरोध कर रही थी, तो उन्होंने अपने एडवाइजर्स को उनसे मिलने के लिए भेजा, और जब एडवाइजर जिनको जाना था वो नहीं गए, तो इंडस्ट्रीज चले गए, तो उसके ऊपर वाजपेयी जी गुस्सा आ गया। वाजपेयी ने उनको फोन किया, उसके बाद मनमोहन सिंह के घर गए, उनसे गलती हो गई, माफी मांग लीजिए, कम्युनिकेशन गैप हो गया। इस तरह वो कभी कभी जाकर के लोगों से बातचीत करते थे, अपने यहाँ बुलाते थे, बोलते कम थे। परंतु सेकंड टर्म के, मैंने कहा कि सेकंड टर्म के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनने अपने ऊपर खुद ही अंकुश लगा लिया था। वो इंडस्ट्रीज को बहुत कम मिलते थे उस जमाने के अंदर। मेरे को लगता है कि इंस्टीट्यूशन को रेस्पेक्ट जरूर करते थे, परंतु इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एक भेदभाव मीडिया के प्रति शुरू हुआ था, वो उनके जमाने में ही शुरू हो गया था 2009 के अंदर, कि ये हमारा मीडिया है, ये उनका मीडिया है। इस तरह का भेदभाव कांग्रेस ने भी किया, उससे पहले इंदिरा गांधी भी की थी, अभी भी लोग कहते होता है। मैं कहूंगा कि मीडिया के प्रति वो लिबरल बहुत थे, परंतु अपने आप को असर्ट नहीं करते, जिनमें कोई बुराई नहीं है। मनमोहन के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने उन पर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब लिखी। इस पर फिल्म भी बनी, लेकिन मनमोहन ने अपने काम से साबित किया कि वो देश के लिए एक्सीडेंट नहीं थे। उनका आना तरक्की की खिड़की खुल जाने जैसा था। इस मामले में कोई संशय या संदेह नहीं है कि अगर हम 1991 की जो आर्थिक जो हमारी नाजुक स्थिति आई थी, उस समय अगर हम ये आर्थिक नीति का जो रुख जो है उसमें ये बदलाव नहीं लाते, तो मैं समझता हूं कि हमारी अर्थनीति बहुत सारे ऐसे लैटिन अमेरिकन देशों की जैसी हो जा सकती थी, जो कि विश्व में जो इस वक्त हम 5वें स्थान में हैं और तृतीय स्थान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जो हमारी जो लक्ष्य जो है, ये बहुत बहुत और भी दूर हमारे से चली जाती थी। आखिर मनमोहन की सही विरासत क्या है? इकोनॉमी की तेज ग्रोथ की विरासत या फिर लोकतंत्र में सादगी की सियासत? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक ही अपनी व्यक्तिगत गाड़ी थी जिसके वो मालिक थे, मारुति 800 गाड़ी एक। मेरे ख्याल से अभी भी उनके पास वो गाड़ी होगी, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वहाँ पे पीएम हाउस में उनकी वो गाड़ी भी आई। और लगभग वही समय था जब एसपीजी ने BMW की अपनी नई फ्लीट खरीदी थी। जब हम उनको BMW में बैठाते तो वो इस बात पे एतराज़ व्यक्त करते कि मुझे ये गाड़ी ठीक नहीं लगती है, ये गाड़ी बहुत महंगी है, बहुत दिखावा लगता है ऐसी गाड़ी में चलना। तो हम लोग उनको समझाते कि नहीं सर, ये महंगी ज़रूर है लेकिन इसके सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, इसलिए हम आपको इस गाड़ी में बैठने के लिए अनुरोध करते हैं, और आपके वैभव ऐश्वर्य की निशानी नहीं है। तो मान जाते थे वो, लेकिन फिर 2-3 बात कहते कि नहीं ये गाड़ी ठीक नहीं है, मुझे मेरी गाड़ी मारुति गाड़ी है वो है। और वो मारुति भी उनकी जो पीएम की एसपीजी की फ्लीट होती है उसके पीछे खड़ी रहती थी। आते आते अपनी मारुति को वो बहुत ध्यान से देखते थे, और कभी चर्चा होती थी, कभी हम उनके भाव को समझ जाते थे कि उनको हमेशा लगता था कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं जिस महंगी गाड़ी में चल रहा हूँ ये मेरी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है। मेरी गाड़ी मेरी मारुति 800 है, मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका चालक हूँ। ये वित्तदाय की छाप नहीं छोड़ी जितनी वो छोड़ के गए। नॉन कांग्रेस परिवार से आए, कांग्रेस के बाहर, अब कांग्रेस पार्टी भी उनको नेहरू के मुकाबले में लग के खड़ा कर दिया है। नेहरू के बाद कौन अच्छा प्रधानमंत्री रहा कांग्रेस का? नरसिम्हा राव का नाम लेना नहीं चाहते, इसलिए वो कहते हैं मनमोहन सिंह हमारा प्राइम मिनिस्टर पास्ट में भी था, फ्यूचर के अंदर भी हम कहेंगे कि भारत के इतिहास के अंदर आर्थिक विकास के लिए मनमोहन सिंह ने योगदान दिया है, उसी के बेसिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे गांधी ने स्वतंत्रता दिलाई, नेहरू ने हमारे लिए पब्लिक सेक्टर खड़े किए, तो कांग्रेस उनको एक एसेट के रूप में यूज कर रही है, ब्रांड के रूप में यूज कर रही है। सेकंड टर्म के अंदर थोड़े वीक हो गए थे, इसलिए काम भी नहीं हो पाएगा, करप्शन भी ज्यादा हो पाएगी, परंतु फिर भी 12 प्राइम मिनिस्टर के अंदर पहले 3-4 प्राइम मिनिस्टर जो माने जाएंगे उसके अंदर मनमोहन सिंह का नाम जरूर आएगा। सिख दंगों के लिए कांग्रेस और सरकार पर सवाल उठे तो मनमोहन ने संसद में माफी मांगी। लोकसभा की सरकार पर संसद में जब सवाल उठे तो स्कॉलर मनमोहन ने शायरी से अलग अंदाज में जवाब दिए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख।
राजनीति से रिटायर होने के बाद मनमोहन सिंह नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। जो सबसे वरीड थे वो था कि गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट और सोसाइटी के, उनकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस मेंटेन रखनी चाहिए। वो यूनिवर्सिटीज है, जो डाटा कलेक्शन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मीडिया है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मीडिया बोथ प्रिंट एंड ऑडियो मीडिया, उनकी एक अपनी ऑटोनॉमी होती है, उनका अपना एक इंटरनल कल्चर होता है जिसके बेसिस पे वो चलते हैं। उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। दिस इज द ओनली वे डेमोक्रेसी कैन प्रोसीड। और उनको ये फिक्र था कि ये अंडरमाइन हो रहा है। और उन दिनों में एम्प्लॉयमेंट का जो डाटा था उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी आ रही थी कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, वो जो डाटा कलेक्टिंग एजेंसीज हैं उससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट उसकी ज्यादा जितनी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है। और गवर्नमेंट वाज सीन टू बी ट्विस्टिंग द आर्म्स ऑफ डाटा कलेक्शन। सो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है कि सरकार के पास डाटा कलेक्शन बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, और वो सरकार को फेवर करता है या नहीं फेवर करता, दैट डजंट मैटर। व्हीलचेयर पर संसद में आकर लोकतंत्र और संसद को मजबूत किया। आखिर मनमोहन की सही विरासत क्या है? इकोनॉमी की तेज ग्रोथ की विरासत या फिर लोकतंत्र में सादगी की सियासत? इंडिया में बहुत, मेरे ख्याल तो एक एग्जांपल है, शायद होगी कि जिसमें इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, और फैमिली का कोई प्राइवेट मेंबर अपना पर्सनल गेन नहीं ले रहा उस एसोसिएशन से। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, ब्रांड इंडिया, ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की ग्लोरी को पूरी दुनिया में स्थापित कर वो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मनमोहन सिंह अब इतिहास के सफर पर निकल चुके हैं। मनमोहन के सपनों का भारत यानी संपन्न भारत, उस संपन्न भारत के लिए प्रयास अभी जारी है।